लू चेंग युआन ने शांत स्वर में कहा, सी शॉक 4 जायंट टॉर्पीडो वास्तव में हमारा सबसे नया अंडर वाटर सुपर वेपन है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे हमारे एक्टिव वॉरशिप से लॉन्च किया गया। अपोकलिप्स के बाद डीप सी मॉन्स्टर्स की वजह से सभी बड़ी नेवल पावर्स को भारी नुकसान हुआ। कई वॉरशिप्स और सबमरीन समुद्र में खो गए। उन्होंने हल्का गला साफ किया और आगे बोले, जिस वॉरशिप से जायंट टॉर्पीडो लॉन्च हुआ वो हमारा पहले से खो चुका वॉरशिप था। इतना सुनते ही सभा में हंगामा मच गया। बात अविश्वसनीय लग रही थी, फिर भी सिद्धांत रूप से असंभव नहीं थी। लू चेंग युआन ने समझाया, अपोकलिप्स के बाद समुद्र में अफरा तफरी के दौरान किसी ने हमारी नेवी के खोए वॉरशिप्स पर कब्जा कर लिया। उन पर पहले से विनाशकारी जायंट टॉर्पीडोज लगे हुए थे। केओस के नियॉन जाने से एक दिन पहले उन्हीं लोगों ने जिंग डाओ पर हमला किया। परिणाम यह हुआ कि हुआशू नेशन पर झूठा आरोप लगाया गया और हमें अनावश्यक दोष दिया गया। सभा में शोर बढ़ता गया। अपनी बात पूरी करके लू चेंग युआन शांत होकर बैठ गए। हुआशू कंट्री इस मामले में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा। हम असली दोषियों को अवश्य खोज निकालेंगे। प्रशियन प्रतिनिधि ने हाथ फैलाकर कहा, यह हास्यास्पद है। इतनी कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकती हैं? लू चेंग युआन ने उत्तर दिया, मिस्टर गोबेल्स, मैं सहमत हूं। यह कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। कोई हुआशू कंट्री को बदनाम करना चाहता है। फिर से शोर उठ गया। अधिकांश लोग इस दावे को झूठ मान रहे थे, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण मामला वहीं अटक गया। नियॉन के नुकसान पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से उनके संबंध सबको मालूम थे। तभी कोलंबिया के प्रतिनिधि ने कहा, मिस्टर लू, हम इस मुद्दे को अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए। उसने पार्कर गोल्ड पेन मेज पर रखते हुए कहा, स्टार आइलैंड क्षेत्र में कोलंबियन नेवी भी तैनात है। इसे अपनी निजी जगह मत समझिए। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के क्षेत्रों में बड़े ट्रेजर्स छिपे हुए हैं। यदि आप सब कुछ अकेले रखना चाहेंगे तो कोलंबियन नेवी कभी सहमत नहीं होगी। असल में ये हितों की लड़ाई थी। लू चेंग युआन हल्के से मुस्कुराए। ट्रेजर के साथ साथ अननोन वर्ल्ड्स में बड़े डेंजर्स भी छिपे होते हैं। उन मिस्टीरियस एग्जिस्टेंसेस को हल्के में ना लें। क्रूबर ने तिरस्कार से कहा, यदि सबसे शक्तिशाली कोलंबियन आर्मी किसी संकट को न संभाल सके तो कोई और भी नहीं संभाल पाएगा। लू चेंग युआन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मिस्टर क्रूबर, आपकी सोच पुरानी हो चुकी है और अब आप केवल शक्ति के आधार पर हमें सलाह देने की स्थिति में नहीं है। बैठक खराब माहौल में समाप्त हुई। अधिकतर समय बहस और आरोप प्रत्यारोपण में बीता, लेकिन बड़े मुद्दे जस के तस रहे। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की उपस्थिति के कारण जांग ई और उसकी टीम की कार्रवाई तर्कसंगत मानी जा रही थी। इसलिए कोलंबिया जैसे देश केवल दबाव बना सकते थे, सीधी कार्रवाई नहीं। बैठक के बाद लू चेंग युआन ने शेंगजिंग रीजन के सुप्रीम कमांडर किन चिकगोंग को पूरी रिपोर्ट दी। किन चिकगोंग ने बस हल्का सा सिर हिलाया। लू के जाने के बाद वे धीमे स्वर में बोले, जांगनान डिस्ट्रिक्ट का वाइल्ड बॉय सच में बहुत परेशानी खड़ी करता है। ये वाइल्ड बॉय था जांग ई, हुआशू किंगडम का एकमात्र इप्सिलॉन लेवल एलियन जो सीधे ऑफिशियल कंट्रोल में नहीं था। जांगनान रीजन में उसका प्रभाव इतना था कि झू जंग भी उसकी बात टाल नहीं सकता था। लेकिन उसका स्वतंत्र स्वभाव कई लोगों के लिए चिंता का विषय था। वो साउथ वेस्ट रीजन गया, नियम के विरुद्ध। नियॉन जाने से पहले भी उसने ब्लिजर्ड सिटी या शेंगजिंग को सूचित नहीं किया। ऐसी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टकराव तक पहुंच सकती थी। किन चिकगोंग को ऐसी शक्ति पसंद नहीं थी जो उनके कंट्रोल में ना हो। आज जांग ई उपयोगी था, लेकिन भविष्य अनिश्चित था। ये सोचकर उन्होंने मिलिट्री कोट पहना और टेम्पल ऑफ द अर्थ की ओर चल पड़े। बर्फ से ढके चौक को पार करते हुए वे मंदिर पहुंचे। दरवाजे पर जूते पटककर बर्फ झाड़ी और भीतर प्रवेश किया, जहां शेंगजिंग की गार्डियन डीटी होटू रहती थी। पतले पर्दों से घिरे कक्ष में होटू काले पिजामोज में बैठी थी। उसके गोरे कोमल पांव दिखाई दे रहे थे और लंबे काले बाल रेशम की तरह बिखरे थे। वो सैंडलवुड के एक टुकड़े को कार्विंग नाइफ से तराश रही थी। उसके हाथ में बना हुआ पपेट लगभग तैयार था और ध्यान से देखने पर वो यांग सिनसिन से काफी मिलता जुलता प्रतीत होता था। चिन चिकोंग पर्दे के बाहर आया। गुआन लॉन्ग युए ने सर तक नहीं उठाया और शांत आवाज में बोली, जनरल चिन, यहां आने का क्या काम है? चिन चिकोंग ने थोड़ा सोचकर कहा, योर हाइनेस होतू, क्या आपके पास जांगनान रीजन में फैल रहे केओस को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? केओस शब्द सुनते ही गुआन लॉन्ग युए के हाथ का कार्विंग नाइफ रुक गया। उसने अब क्या किया? उसकी आवाज ठंडी हो गई। चिन चिकोंग ने गहरी सांस लेकर कहा,
वो बहुत रेकलेस हो गया है। पिछली बार बिना परमिशन साउथ वेस्ट रीजन चला गया और पूरा माहौल बदल दिया। इस बार नियॉन तक पहुंच गया, लगभग इंटरनेशनल एक्सीडेंट हो जाता। अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। हुआक्शू में अगर कोई उसे दबा सकता है तो शायद सिर्फ आप और क्षितिज गर्भा, लेकिन क्षितिज गर्भा आपके पास से नहीं जा सकता। और हुनदुन की एबिलिटी बहुत स्ट्रेंज है, शायद उससे ज्यादा एबिलिटी इंडेक्स वाला भी उसे कंट्रोल न कर पाए। मैं बस चाहता हूं कि उसे एक वार्निंग मिल जाए ताकि फ्यूचर में इतना रेकलेस ना हो। ग्वान लॉन्ग युए ने सीधा पूछा, क्या तुम उसका बायोलॉजिकल सैंपल ला सकते हो? चिन चिकोंग थोड़ा चुप हो गया। आजकल टॉप एलियंस से एक ड्रॉप ब्लड लेना भी मुश्किल है। सबको पता है एबिलिटीज कैसे एक्टिवेट होती हैं, बॉडी टिश्यू, पर्सनल आइटम्स या डायरेक्ट कास्ट जैसे एंजल ऑफ डिजायर एरो, या फिर ट्रैप सेट करना जैसे बाटू करता है। इसलिए सब बहुत केयरफुल रहते हैं। चिन चिकोंग ने पूछा, आप इतनी पावरफुल हैं, बिना सैंपल के काम नहीं चलेगा? ग्वान लॉन्ग युए शांत बोली, की पजल पीस के बिना मेरी एबिलिटी वीक हो जाएगी। हाँ, मैं दूर से डैमेज दे सकती हूं पर मार नहीं सकती, और फिर वो पूरी तरह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। क्या तुम सच में ये चाहते हो? चिन चिकोंग लंबी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, उसे समझना होगा कि दुनिया में वो बिल्कुल फ्री नहीं है। ज्यादा नुकसान नहीं, बस एक सबक। ग्वान लॉन्ग युए के होंठों पर हल्का सा मुस्कान आया। ठीक है, ट्राई करते हैं। उसने वुडन स्टैंड से जांग यी का पपेट उठाया। उसकी आंखों से गहरी काली रोशनी बहने लगी, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो धीरे से बोली, छोटा पपेट, घर बैठे हेड गिर जाएगा। अंधेरे में चेन्स की आवाज गूंजी। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस अंधेरे से निकले, हाथ में सोल बाइंडिंग चेन्स। पपेट हरा धुआं बनकर उन चेन्स में समा गया। दोनों ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा और फिर गायब हो गए। ... रात का वक्त था। जांग यी इन दिनों शिनशुए पढ़ रहा था और उसे ये कमाल लग रहा था। डायरेक्ट सुपरनैचुरल पावर बढ़ाने का तरीका नहीं मिला, पर फ्यूचर का रास्ता क्लियर हो गया। वांग यांगमिंग एक सेंट थे। उन्होंने नोइंग थ्रू स्टडिंग थिंग्स से सुपरनैचुरल फील्ड में प्रोग्रेस की, पर जांग यी खुद को सिंपल और कॉशियस इंसान मानता था। शिनशुए में एक मेडिटेशन मेथड लिखा था, जिवू जिंगशन गोंग। ये टाओइस्ट इनर एल्केमी से आया था, बाद में मॉडिफाई किया गया। ये कोई फेरी टेल वाली इमोर्टैलिटी टेक्निक नहीं, बस माइंड को काम करने का तरीका था। जांग यी ने प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में मेडिटेशन बोरिंग और डिफिकल्ट होती है, सबसे मुश्किल होता है काम रहना। लकीली लियांग युए उसे गाइड कर रही थी। मार्शल आर्ट्स में भी मेडिटेशन एक कीगोंग एबिलिटी होती है। काफी देर बाद शायद वो सो गया, या शायद नहीं। जब उसने आंखें खोली, उसने एक ह्यूज प्योर व्हाइट वर्ल्ड देखा। चारों तरफ काउंटलेस व्हाइट लाइट पॉइंट्स हवा में तैर रहे थे, बिल्कुल स्टारी स्काई जैसे, हल्की रोशनी फैलाते हुए। जांगी उस व्हाइट लाइट के समुंदर में अपीयर हुआ। उसका ह्यूमन फॉर्म खत्म हो गया और वो हजारों लाइट स्पॉट्स में से एक बन गया। जैसे मां के गर्भ में तैर रहा हो। दिल में अजीब सी वार्मथ थी। लेकिन अचानक ट्रैकिंग ऑल थिंग्स की डेंजर सेंसिंग एबिलिटी ने उसे झटके से मेडिटेशन से जगा दिया। कमरा अंधेरा और बिल्कुल खामोश था, पर कोने में दो बड़े इम्पर्मनेंस खड़े थे, एक ब्लैक, एक व्हाइट, हाथ में मॉर्निंग स्टिक और सोल बाइंडिंग चेन्स, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। जांगी की आंखें सिकुड़ गईं। ये एबिलिटी वो पहले देख चुका है। ग्वान लॉन्गयू वासु किंगडम की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल एलियन हो तू। उसने सोचने का टाइम नहीं लिया। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस की चेन्स वर्चुअल से रियल हो गईं। धीरे धीरे आयन चेन्स उसके शरीर पर उभरने लगी। मौत का डर उसके दिल में भर गया। कहते हैं होतू की एबिलिटी श्योर किल है, टारगेट लॉक हो जाए तो बचना मुश्किल। लेकिन एक अजीब फीलिंग आई। डेंजर वार्निंग इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं थी? जैसे वो चाहे तो चेन्स तोड़ सकता हो। ये सोचते ही उसने अपनी डायमेंशन का गेट खोल दिया। हजारों डायमेंशनल गेट्स उसके इर्द गिर्द डिफेंस बनकर खड़े हो गए। पर शॉकिंगली सोल बाइंडिंग चेन्स ने डायमेंशन गेट को इग्नोर कर दिया, सीधा उसके शरीर पर टाइट होती गई। व्हाइट इम्पर्मनेंस मॉर्निंग स्टिक लेकर उसके सर पर मारने ही वाला था कि जांगी गायब हो गया, सीधा दूसरी डायमेंशन में। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस उलझन में उस जगह घूमने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जांगी वही स्पेशल नोट पर है। दूसरी डायमेंशन में जाकर जांगी काम हुआ। यहां टाइम का फ्लो अबनॉर्मल था। माइंड और बॉडी का टाइम अलग अलग चल रहा था। अंदर सालों जैसा टाइम महसूस होता, पर बाहर सिर्फ कुछ पल। होतू ने मुझ पर अटैक किया, क्यों? उसका गुस्सा उभर गया। ना उसका शेंगजिन से कोई गहरा दुश्मनी था, ना ग्वान लॉन्गयू से। फिर क्यों? सबसे बड़ी बात, उसका डेथ प्रेमोनिशन स्ट्रांग नहीं था। उनके पास मेरी पजल का पूरा डेटा नहीं है,
इसलिए वो मुझे मार नहीं सकते। तो फिर ये अटैक क्यों? वार्निंग? चेन्स अब भी दूसरी डायमेंशन तक एक्सटेंड हो रही थी। रूल्स की पावर टाइम स्पेस को क्रॉस कर सकती है। उसने सोचा शायद उसने इस बार ज्यादा हंगामा कर दिया। साउथ वेस्ट में चीफ्टन फैमिलीज का स्टेटस खत्म हो गया। हाई पोजीशन वाले लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। जूजेंग? शायद वो मुझे जियांग नान में नहीं देखना चाहता। मैं उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका हूं। यह सब सिर्फ गेस था, प्रूफ नहीं। पर चेन्स रियल थी। मैं हमेशा यहां नहीं छुप सकता। तब उसे एक बात याद आई। चिनलिंग माउंटेन्स में ग्वान लोंगयू ने कर्स्ड डॉल से बाय लोंगजी पर अटैक किया था। चेन्स ने उसे बांधा, पर बाय लोंगजी ने तोड़ दिया। मतलब हेल गिलेटिन अनब्रेकेबल नहीं है, बस पावर का डिफरेंस है। यह सोचकर उसके अंदर हिम्मत आई। 4 दिन से वो सिनशू पढ़ रहा था। एबिलिटी स्ट्रांग नहीं हुई थी, पर अपने पावर का समझ डीप हो गया था। एलियंस खुद एक ट्रेजर है। टाइम और स्पेस का कॉम्बिनेशन एक मिरेकल है। उसकी लेफ्ट आई में टाइम क्लॉकवाइज घूमा, राइट आई में स्पेस काउंटर क्लॉकवाइज। टाइम और स्पेस, काउंटर करंट। इनविजिबल फोर्स सीधा सोल बाइंडिंग चेन्स पर पड़ा। जो ब्लैक चेन्स उसे कस के बांध रही थीं, वो धीरे धीरे धूल की तरह बिखरने लगीं। जैंगी को बांधने वाली सोल बाइंडिंग चेन्स जल्द ही बिखर गईं। साथ ही रूम में खड़े ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंट्स भी हवा में उड़ती राख की तरह गायब हो गए। जैंगी ने वॉइड से अपना हाथ निकाला, स्पेस में एक क्रैक फाड़ी और ध्यान से दूसरी डायमेंशन से बाहर आ गया। ट्रेसिंग द ट्रेसेस ऑफ ऑल थिंग्स ने पहले ही बता दिया था कि बाहर का क्राइसिस खत्म हो चुका है, तभी वो वापस आया। खतरा टल गया था, पर उसकी पीठ हल्की सी पसीने से गीली थी। अगर साउथ वेस्ट रीजन और एडो की ट्रिप में उसकी स्ट्रेंथ इतनी ग्रो ना हुई होती और उसका लेवल अराउंड 23,000 पॉइंट्स तक ना पहुंचा होता, तो होतू का अभी का अटैक उसे डैमेज दे सकता था। जान तो नहीं जाती, पर काफी दिन रेस्ट करना पड़ता। तुम मुझे हैमर कर रही हो, है ना? उसके होठों पर ठंडी सी मुस्कान आई। जो भी उस पर अटैक करेगा, वो उसका एनिमी माना जाएगा। वो इंसल्ट या अटैक को चुपचाप सहने वाला इंसान नहीं है। शेंगजिंग सिटी के टेंपल में जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस गायब हुए, होतू गुआन लोंग युए की आंखों में हैरानी चमकी। हाँ, उसने मेरी एबिलिटी क्रैक कर दी। किंची गोंग जो रिजल्ट का वेट कर रहा था, जल्दी से बोला, क्या हुआ? गुआन लोंग युए शांत बोली, उसकी स्ट्रेंथ मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। मेरा हेल्स गिलेटीन भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। इन्फॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स इनकम्प्लीट थे, फिर भी। किनश्वाय, तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया। शायद इस बार ट्रबल हो। उसके टोन में हल्का सा टीजिंग था। जिम्मेदारी पूरी किंची गोंग पर थी। किंची गोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसका टेंशन बढ़ता गया। वो जैंगी को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ वार्निंग देना चाहता था। पर अब वो 20,000 पॉइंट्स क्रॉस करके ब्लैक चैरियट लेवल पर पहुंच चुका था। उसकी ड्यूअल एट्रीब्यूट एबिलिटी के साथ शायद क्षितिगर्भा बोधिसत्व शैंग दाओ वैन भी उसे सप्रेस ना कर पाए। अगर जैंगी बाद में इश्यू उठाता है, तो शेंगजिंग का क्या स्टैंस होगा? किंची गोंग का सर दर्द से भर गया। बस ये उम्मीद है कि वो छोटी बात को बड़ा इशू ना बनाए। मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन दे देंगे। वो खुद को तसल्ली देता रहा। गुआन लोंग युए की मुस्कान बता रही थी कि वो उसकी पैनिक समझ चुकी है। पूरे हुआक्शू में ब्लैक चैरियट लेवल के एलियंस बहुत कम है। अब जैंगी ऑलमोस्ट फ्री चल सकता है। रीजनल पावर्स को भी उसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जैसे किंची गोंग को डर था, जैंगी ये बात इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो डेंजर के मामले में बहुत सेंसिटिव है। जो भी उसकी जान को थ्रेटन करे, वो उसे सीरियस लेता है। उसके दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज आईं, हत्ता कि शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट और जियांगनान डिस्ट्रिक्ट मिलकर उसे एलिमिनेट करना चाहते हों। पॉसिबिलिटी कम थी, पर वो कोई रिस्क इग्नोर नहीं करता। उसने अपना मेंटल फील्ड फुल एक्सपैंड कर दिया। शेल्टर के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन उससे बच नहीं सकता था। उसने डिसाइड किया कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो सीधा यांग शिनशिन के रूम के बाहर गया और बेल बजाई। शिनशिन, मैं हूं। मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। कुछ ही पल में डोर खुल गया। यांग शिनशिन ब्लैक सिल्क पजामाज में थी। लंबे बाल पीछे गिर रहे थे। पैरों में रैबिट फर स्लिपर्स। मिडनाइट का वक्त, हल्की सी रोशनी में उसकी पर्सनालिटी और मैच्योर लग रही थी। जैंगी एक पल के लिए रुक गया। 3 साल पहले वाली कमजोर लड़की अब 21 साल की हो चुकी थी। यांग शिनशिन की आंखों में हल्का सा टीजिंग स्माइल था। ब्रदर, इतनी रात को कोई इंपॉर्टेंट बात? जैंगी ने सीरियस होते हुए कहा। अंदर बात करते हैं। रूम में जाकर उसने सीधा कहा, मुझ पर अटैक हुआ था। अटैक करने वाली गुआन लोंग युए थी।
यांग शिनशिन की स्माइल तुरंत गायब हो गई। आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। वो वुमन। जैंगी ने पूरा इंसिडेंट और अपने गेसेस बता दिए। शिनशिन, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हेल्प मी एनालाइज। फिर उसने थोड़ा थका हुआ कहा, अब क्या करूं? जाकर कुछ लोगों को किल कर दूं? यांग शिनशिन ने शांत दिमाग से जवाब दिया, ब्रदर, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने दोनों एक्शंस पहले रिपोर्ट नहीं किए। न शेंगजिंग को पता था, न ब्लिजर्ड सिटी को। उन्हें एक अनस्टेबल फैक्टर पसंद नहीं है, इसीलिए वो आपको नॉक करना चाहते थे, वार्निंग देने के लिए। यांग शिनशिन ने शांत आवाज में कहा, ऊपर वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। वो एक पावरफुल इप्सिलॉन क्लास इनह्यूमन को वेस्ट करके डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन उनकी नजर में आप एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो। आप उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हो। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, याद है ली चंगोंग? नाम सुनते ही जैंगी को सब क्लियर हो गया। नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर ली चंगोंग। हुआशू के 6 रीजन्स में से वही एक था जो सीधा पावरफुल मिलिट्री फोर्स से ऊपर आया। ऑब्वियसली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट था, पर अगर वो इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट ना होता तो वो कुर्सी तक नहीं पहुंचता। जैंग यी ने धीरे से कहा, मतलब कोई दूसरा ली चंगोंग देखना नहीं चाहता? यांग शिनशिन हल्की सी मुस्कुराई, बिल्कुल, उन लोगों में भी नहीं, और शायद ली चंगोंग खुद भी नहीं। जब ऑर्डर एस्टैब्लिश हो जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट्स का ग्रुप बन जाता है। अगर कोई नया इंसान उनका बेनिफिट शेयर करना चाहे तो उसे रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। पर जब वो रूल ब्रेकर खुद पावर में आता है तो और भी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए। हिस्ट्री हमेशा ऐसी ही रही है। जो पहले पहुंचते हैं वो बाद में आने वालों के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, ब्लॉक कर देते हैं। जैंग यी सोफा पर लेट गया। अंदर से गुस्सा उबल रहा था, पर कंट्रोल में था। मतलब राइट या रॉन्ग का सवाल ही नहीं। शेंगजिन ने मुझे अटैक करके अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट की, और मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। यह सिर्फ पोजीशन का कॉन्फ्लिक्ट है। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या वो स्ट्रांग होने के बाद एरोगेंट हो गया? पर तुरंत आइडिया रिजेक्ट कर दिया। साउथ वेस्ट ट्रिप में उसने फॉरेन इन्वेजन प्लान तोड़ दिया, नियॉन में नेशनल ट्रेजर वापस लाया और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को क्रश कर दिया। उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर रीजन के नाम पर करता तो सब उसे हीरो बोलते। तो उसकी नजर में वो सही था, और अगर कोई उस पर अटैक करे तो वो गलत है। समझ गया, अब टाइम है एक्शन लेने का। जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। आज पूरे हुआशू में कम लोग जानते हैं कि उसका रियल लेवल क्या है। सिर्फ आधे साल में वो 23,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया, टॉप पावर हाउस, और ये सब बिना रीजन के रिसोर्सेज के। जैंग यी खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं ओपनली अपना गुस्सा दिखाऊंगा। सबको पता चले मैं सॉफ्ट परसिमन नहीं हूं। उसका रियल डैमेज 0 था, पर अगर एक बार टॉलरेट करेगा तो लोग बार बार टेस्ट करेंगे। कभी कभी टेबल पलट देने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। उसे एक कहावत याद आई, अगर तुम सिर्फ विंडो खोलना चाहो लोग रोकेंगे, पर अगर तुम वॉल तोड़ने की बात करो और बाद में सिर्फ विंडो पर आ जाओ तो लोग मान जाते हैं। डिसीजन तुरंत लिया। उसने शेल्टर में सबको जगा दिया। मुझ पर अटैक हुआ था, अब मैं सेटल करने जा रहा हूं। सब लोग शैडो स्पेस में एंट्री लो। उसे ब्लिजर्ड सिटी पर भी अब पूरा ट्रस्ट नहीं था। सबने बिना सवाल किए दूसरी डायमेंशन में एंट्री ली। जैंग ही सीधा ब्लिजर्ड सिटी की तरफ निकल गया। रात का वक्त था। जू झंग ऑफिस में फाइल्स देख रहा था। युआनशी और वेन मिलने के बाद सिटी की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। सब डेवलपमेंट ट्रैक पर था। वो वर्कहॉलिक था, दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता था। अचानक ऑफिस में एक साइलेंट क्रैक खुला। जैंग ही बाहर आया। जू झंग ने महसूस किया और सिर उठाया। जैंग यी सोफा पर बैठ गया, पैर फैलाकर, आंखें तलवार की तरह ठंडी। जू झंग की रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। जैंग यी, इतनी रात को कोई सीरियस बात है? जैंग यी ने सीधा कहा, कोई मुझे किल करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा एग्जैजरेशन था, पर सिचुएशन को बड़ा बनाना जरूरी था। जू झंग ऑलमोस्ट खड़ा हो गया। क्या? कौन इतनी हिम्मत करेगा? उसने टेबल पर हाथ मारा। बताओ कौन है? जांगनाम डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन पर अटैक करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी एक्टिंग परफेक्ट थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शायद सच में नहीं पता हो, पर जैंग यी के लिए फर्क नहीं पड़ता था। अब वही प्राइमरी सस्पेक्ट था। जैंग यी को जू जंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सच कहें तो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन पर वो ट्रस्ट करता है। अपोकलिप्स के बाद उसने इंसान की डार्क साइड बहुत देखी है। अब वो सिर्फ शेल्टर के कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स पर ही भरोसा करता है। उसे पता है, एक बड़े रीजन का सुप्रीम कमांडर कभी भी उस जैसे आउटसाइडर के साथ पूरी तरह सेम पेज पर नहीं हो सकता।
जो कभी भी उसकी अथॉरिटी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। दिल में क्या सोचते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या लेते हो। अगर जूजंग ने पीछे से कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद ना आए, तो जैंग ही जैंगनान रीजन का सुप्रीम कमांडर बदलने में भी हिचकिचाएगा नहीं। जिसने मुझे अटैक किया वो शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से है। हाउ टू ग्वान लॉन्ग यू। जैंग ही ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा। जू शुआई, मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा? जू जंग एक पल के लिए शॉक में आ गया। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट, ये कैसे हो सकता है? जैंग ही ने उसे सोचने का टाइम नहीं दिया। उन्होंने किया है। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप क्या करेंगे? जू जंग थोड़ा हिचकिचाया। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हेल गिलोटीन किसी और से इमिटेट नहीं होता। जू जंग ने कहा, मैं अभी शेंगजिंग से कांटेक्ट करता हूं और एक्सप्लेनेशन डिमांड करता हूं। जैंग ही हंस पड़ा, ठंडी हंसी। मुझे यूजलेस बातें नहीं सुननी। मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है। मैं डिबेट नहीं करूंगा। उसने एक उंगली उठाई। मैं कह रहा हूं उन्होंने किया तो किया। प्रूफ मुझे नहीं चाहिए। अब से मेरे रूल्स ही रूल्स हैं। जू शुआई, अगर आप मेरी साइड पर हैं तो जैंगनान रीजन के सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स मुझे दे दीजिए। रूम में हवा ठंडी हो गई। सैटेलाइट कंट्रोल का मतलब सिंपल नहीं था। सिग्नल शील्डिंग, सर्वेलेंस इंटरफेरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ लव मिसाइल लॉन्च सैटेलाइट पोजिशनिंग पर डिपेंड करता है। अगर सैटेलाइट कंट्रोल जैंग ही के पास होगा तो कोई उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लॉक नहीं कर पाएगा। जू जंग के लिए यह उसकी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड थी। पर जैंग ही डिस्कशन नहीं कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, जू जंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं फुल सपोर्ट करता हूं। जैंग ही ने कंधे पर हाथ रखा। मैं ट्रबल मेकर नहीं हूं, बस पीसफुली जीना चाहता हूं। पर अगर कोई मुझे अनकंफर्टेबल करेगा तो मैं भी उसे आराम से नहीं रहने दूंगा। जू जंग ने जोर से सिर हिलाया। जैंग ही ने यांग शिनशिन, हुआ हुआ और लियांग युए को वहीं छोड़ दिया, सैटेलाइट सिस्टम टेक ओवर करने के लिए, और खुद तुरंत नॉर्थ की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद जू जंग का कम्युनिकेटर बजा। किन चिगोंग का कॉल था। ओल्ड जू, तुम्हारे रीजन का केओस कोई अनयूजुअल मूव कर रहा है? जू जंग ने ठंडी आवाज में कहा। किन चिगोंग, तुमने क्या किया है? किन चिगोंग समझ गया। वो तुम्हारे पास आया? जू जंग ने सांस भरी। इस बार तुमने बड़ी गलती की है। केओस का गुस्सा शांत करना आसान नहीं। किन चिगोंग कुछ देर चुप रहा। उससे कहना शेंगजिंग कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है। ये एक्सीडेंट था। ऑफिस में यांग शिनशिन, लियांग युए और हुआ हुआ खड़े थे। जू जंग को अपना स्टैंड्स क्लियर करना था। मैं मैसेज दे दूंगा, पर जब बात हो तुम्हारा अपॉलॉजी एटीट्यूड बेटर होना चाहिए। कॉल के एंड में जू जंग ने पूछा, किंची, क्यों किया तुमने ये? लंबी खामोशी के बाद किन चिगोंग बोला, मैंने उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। बस इतना ही। आज की दुनिया में रीजन इंपॉर्टेंट नहीं, फिस्ट ही ट्रूथ है। अगर जैंग ही वीक होता तो उसे चुप रहना पड़ता, पर वो स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि किन चिगोंग भी कॉशियस हो गया। कॉल खत्म हुआ। यांग शिनशिन ने शांत आवाज में कहा, जू शुआई, प्लीज हमें सैटेलाइट अथॉरिटी टेक ओवर करने ले चलिए। बाहर बर्फ और तेज हवा चल रही थी, और उसी वक्त जैंग ही अनइमेजिनेबल स्पीड से स्पेस क्रॉस करता हुआ नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। पर उसका टारगेट शेंगजिंग नहीं था। सीधा दुश्मन के घर जाकर लड़ना बेवकूफी। इस मौके पर सबसे सही काम क्या है? अपोनेंट के रिसोर्सेज ओपनली प्लंडर करना। किनलिंग माउंटेन्स में अब कोई गहरा अबिस नहीं रहा। पिछली बार सेंटिपीड ट्राइब को खत्म करने के बाद वुयू वैली अबिस दोबारा ओपन कर दिया गया था। सेंटिपीड ट्राइब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हाँ, थोड़े बहुत अंडरग्राउंड बच गए थे, पर अब वो ऊपर के ह्यूमंस के लिए बड़ा थ्रेट नहीं थे। फिर भी डीप माइनिंग करने वाले माइनर्स कभी कभी सेंटिपीड का शिकार बन जाते थे। माइन के पास एक छोटा सा इंडिपेंडेंट हाउस था। यहीं गाओ तियानवू और उसके भाई रहते थे, जिन्हें जैंग यी ने यहां मॉनिटरिंग के लिए भेजा था। उन्हें यहां आए आधा साल से ज्यादा हो चुका था। ये जॉब बहुत ल्यूक्रेटिव थी। जैंग यी ने खुद कहा था कि वो युआन शी और का एक हिस्सा यूज करके अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं। पर गाओ तियानवू और उसके भाइयों ने खुद को लग्जरी में नहीं डुबाया। उन्हें पता था, अगर वो कंफर्ट में बह गए तो तियानहाई सिटी से दूर हो जाएंगे, और जो केपेबल नहीं होता उसे जैंग ही दोबारा यूज नहीं करता। इसलिए चाहे एम्परर दूर था और कभी उनका काम पर्सनली चेक नहीं करता था, फिर भी उन्होंने कभी स्लैक नहीं किया। वो रेगुलरली माइनिंग डेटा भेजते और साथ में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेन करते। वुयू वैली के पास पावरफुल स्ट्रेंजर्स की कमी नहीं थी। ड्रैगन मिंग गार्ड्स का हर मेंबर पुराने 3 बड़े बेसिस के लीडर्स से भी स्ट्रांग था।
जैंग यी के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण सब उनसे पोलाइटली बिहेव करते थे। गाओ तियान वू भी लोगों से डील करना जानता था। लॉन्ग मिंग वे के गाइडेंस में उनकी फाइटिंग पावर तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि वो माइनर्स के साथ माइन के अंदर उतरना चाहते हैं। शेंगजिंग मैनेजमेंट पहले स्ट्रांगली अपोज करता था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो जैंग यी को कैसे एक्सप्लेन करते, पर गाओ तियान वू के रिपीटेड इंसिस्ट करने पर उन्हें परमिशन मिल गई। कई हजार मीटर अंडरग्राउंड उतरने पर उन्हें असली डिस्पेयर महसूस हुआ। अंधेरा इतना गहरा था कि माइनिंग लैंप की रोशनी ऑलमोस्ट बेकार लगती थी। ऑक्सीजन कम, और कभी-कभी रॉक वॉल से जायंट सेंटिपीड निकलकर किसी अनलकी इंसान को खा जाता। पहली बार उतरते ही उनकी सांसें तेज हो गई थीं। अलार्म देकर ऊपर खींच लिया गया, पर बाद में गाओ तियान वू को समझ आया, ये परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। माइंड को टफ करना हो या रियल कॉम्बैट में स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, इससे बेटर जगह नहीं। लगभग 1 साल में गाओ तियान वू का लेवल 6000 पॉइंट्स तक पहुंच गया, इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑर्डिनरी मेंबर के लेवल के आसपास। फिर भी वो सैटिस्फाइड नहीं था। जितना स्ट्रांग होता उतना ही उसे जैंग ही का टेरर समझ आता। वो और स्ट्रांग बनना चाहता था। एक दिन तियानहाई सिटी लौटकर अपनी दुनिया बनाना चाहता था। एक दिन वो माइन से बाहर निकला। उसके कंधे पर एक खूनी सेंटिपीड का सर लटक रहा था। कॉम्बैट यूनिफॉर्म खून से भरा हुआ। कुछ माइनर्स उसके पीछे पीछे आ रहे थे। शाओ वू, आज तुम ना होते तो हम सब खत्म हो जाते। हाँ, तुम्हारे आने के बाद से डेथ्स कम हो गई हैं। सब सच्चे दिल से तारीफ कर रहे थे। पहले जब डेंजर आता था तो बस मरने का वेट करते थे। ड्रैगन गार्ड्स इतने नीचे हेल्प करने नहीं आते थे। गाओ तियान वू ने हमेशा की तरह सिंपल स्माइल दिया। अरे, बस जो हो सका किया। भीड़ में एक यंग लड़का था, तियान चेंग। वो पास आया, आंखों में एडमिरेशन। ब्रदर शाओ वू, हमें भी कुछ मूव सिखाओ ना। गाओ तियान वू हंसा। ये सिखाया नहीं जाता, थोड़ा टैलेंट चाहिए। तियान चेंग ने इधर उधर देखा, फिर पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसके हाथ में दिया। फिर केओस की कहानी सुनाओ, वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है। गाओ तियान वू ने सिगरेट देखी। अरे, ये तो तियानिये है, कहां से लाया? तियान चेंग ने हल्की नॉस्टैल्जिक स्माइल दी। एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले हमारा फैमिली रिच था। गाओ तियान वू ने लाइटर जलाया और एक कश लिया। अगर तियानहाई सिटी के किंग, मेरे बड़े भाई खुन दुन की कहानी सुनाने लगूं तो 3 दिन 3 रात कम पड़ जाएंगे। जैसे ही जैंग यी का जिक्र हुआ, तियान चेंग ध्यान से सुनने लगा। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, पर इस बार गाओ तियान वू कुछ बोल पाता उससे पहले एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। शाओ वू, लॉन्ग टाइम नो सी। गाओ तियान वू तुरंत मुड़ गया। मिस्टर जैंग। सब लोग हैरान रह गए। माइनर्स ने पहले ही गाओ तियान वू से जैंग ही का नाम सुना था। आज सामने देखकर उनकी आंखों में भक्ति जैसी चमक थी। उन्हें पता था, गाओ तियान वू पहले एक छोटे गांव का आम लड़का था। जैंग यी से मिलकर बदल गया। अगर वो भी इस हाई ब्रांच को पकड़ ले तो शायद उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। जैंग यी एक शब्द बोले तो उनकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। तियान चेंग ने जैंग यी को अजीब नजर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। फिर उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, सब छुपाकर। जांग यी ने मुस्कुराकर गाओ तियानवू से पूछा, लगभग 1 साल हो गया यहां, जगह अच्छी तरह जानते हो? गाओ तियानवू ने तुरंत सिर हिलाया। बहुत अच्छी तरह मिस्टर जैंग। जांगी की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, मुझे वहां ले चलो जहां मेटा और स्टोर होता है। वैसे यहां काफी स्टॉक है ना? गाओ तियानवू बोला। पहले महीने में एक बार ट्रांसपोर्ट होता था, अब माइनिंग बढ़ गई है। शेंगजिंग को इतनी जल्दी जरूरत नहीं, इसलिए 3 महीने में एक बार ले जाते हैं। अभी काफी रिजर्व होगा। जांगी ने थोड़ी देर सोचा। मतलब स्नो ड्रैगन सिटी में भी काफी होगा? लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं। शेंगजिंग को दर्द महसूस करवाना है। उसने सीधा पूछा, अंडरग्राउंड ओर के रिच स्पॉट्स जानते हो? गाओ तियानवू की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, मैं हर जगह गया हूं। माइनिंग एरियाज मुझे याद है। गुड, चलो। किधर? सीधा नीचे। जांगी ने मू यान को सिग्नल दिया। शैडो स्पेस खुला और गाओ तियानवू के भाई अंदर चले गए। पीछे कुछ माइनर्स भागते हुए आए। मिस्टर जैंग, हमें भी ले चलिए। जांगी ने शांत नजर से पूछा। ये क्या कर सकते हैं? गाओ तियानवू ने सीधा जवाब दिया। स्किल्ड माइनर्स हैं। जांगी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यहां ही अपनी वैल्यू दिखाओ, टैलेंट वेस्ट मत करो। और बिना रुके गाओ तियानवू का हाथ पकड़कर माइन की तरफ चल दिया। सिर्फ माइनर्स को क्यों ले जाएं? इस दुनिया में सिर्फ वही हेल्प पाता है जो वैल्यू दे सकता है। माइन के अंदर पहुंचकर जांगी बोला, जहां जहां रिच डिपॉजिट्स हैं सब बताओ, आज यहां सफाई होगी। गाओ तियानवू हैरान रह गया। मिस्टर जैंग, क्या आपका शेंगजिंग से झगड़ा हो गया? जांगी ने सीधा जवाब दिया। समझ लो हाँ, तुम टेंशन मत लो। काम खत्म होने के बाद तुम सबको तियानहाई सिटी वापस ले जाऊंगा।
अब ज़ांगी का एलियन स्पेस अपग्रेड हो चुका था। वो एक्टिवली मैसिव ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब कर सकता था। गाओ तियानवू ने एक जगह पॉइंट किया। बूम! जमीन हिल उठी। पूरे के पूरे ओर के पहाड़ रॉक वॉल से टूटकर सीधा वॉइड में समा गए। आवाज इतनी ज्यादा थी कि ऊपर तक वाइब्रेशन पहुंच गई। माइन के एंट्रेंस पर लॉन्गमिंग गार्ड्स जमा हो गए। ये क्या हो रहा है? कोई सुपर सेंटीपीड? लगता तो नहीं। लगता है कोई इंसान है। कुछ माइनर्स भागते हुए आए। कोई आदमी नीचे युआनशी ओर लूट रहा है। कौन? केओस। जांग नान का केओस। नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। एप्सिलॉन लेवल इन ह्यूमन। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे केओस ये क्यों कर रहा है। एक कमांडर ने तुरंत ऑर्डर दिया, ये हम हैंडल नहीं कर सकते। तुरंत गैरिसन और शेंगजिंग को रिपोर्ट करो। शेंगजिंग सिटी। चिन चिगोंग को खबर मिली तो वो कुर्सी पर जम गया। क्या? वो किनलिंग माउंटेन्स चला गया? उसने सोचा था अगर ज़ांगी गुस्सा करेगा तो सीधा शेंगजिंग आएगा। वहां हुतू और क्षितिगर्भा मौजूद है। सिटी हेविली वार्डेड है। पर ज़ांगी ने सीधा रिसोर्स पर अटैक किया। युआनशी माइन, शेंगजिंग का मेन एनर्जी सोर्स। अगर ये लुट गया तो रीजन को हैवी लॉस होगा। उसे रोको। पर कैसे? वो खुद इनिशिएट कर चुका था। मॉरल हाई ग्राउंड नहीं था। हुटू और क्षितिगर्भा शेंगजिंग नहीं छोड़ सकते। ज़ेन युआनजी शायद पहले रोक लेता, अब नहीं। चिन चिगोंग ने कम्युनिकेशन ट्राई की। ब्लॉक्ड। ज़ांगी ने सीधा ब्लॉक कर दिया था। चिन चिगोंग का गुस्सा और एंजाइटी बढ़ने लगे। डेथ ऑफ लव? पर मिसाइल लॉन्च करना मतलब सिचुएशन को इररिवर्सिबल बना देना। अगर नेशनल टॉप एलियन पर स्ट्राइक हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे। आखिर में उसने सर पकड़ लिया। फिस्ट ही ट्रूथ है, और इस वक्त ज़ांगी के पास ज्यादा स्ट्रांग फिस्ट थी। ज़ैनिये ने वुयो गली में बिल्कुल बिना झिझक युआनशी और लूटना शुरू कर दिया। इस बार उसके पास एनर्जी भी थी और हिम्मत भी। कोई रिस्ट्रेंट नहीं। अगर पॉसिबल होता तो पूरी वेन एक ही बार में खाली कर देता। पूरा मिनरल वेन बहुत बड़ा था, जमीन के गहराई तक फैला हुआ। शॉर्ट टाइम में सब साफ करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जो वो कर रहा था वो इंजीनियरिंग टीम के 10 साल के माइनिंग आउटपुट के बराबर था। शेंगजिंग को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर नंबर एस्ट्रोनॉमिकल होगा यह पक्का था। किन चिंगोंग रात भर फोन पे फोन करता रहा, हेल्प मांगता रहा। ईस्ट चाइना रीजन, जांगनान रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसका ज़ैंग यी से थोड़ा भी रिलेशन था, सबको कांटेक्ट किया गया। पर ज़ैंग यी का सिर्फ एक एटीट्यूड था, रिजेक्ट। कम्युनिकेशन शुरू होते ही सिचुएशन बदल सकती थी, और अभी उसे चेंज नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, शेंगजिंग को दर्द महसूस हो। रंबल। वुयो गैली के अंदर से ऐसी गरज आई जैसे अर्थक्वेक हो। लोग रात भर सो नहीं पाए। उन्हें लगा अबेस गिर न जाए। लॉन्गमिंग गार्ड्स ने एरिया कॉर्डन कर लिया, पर उनके चेहरों पर डिस्पेयर था। उन्हें पता था ज़ैंग यी जैसे लेवल के सामने वो सेकंड्स में खत्म हो सकते हैं। अगर ये चलता रहा तो पूरा वैली खाली हो जाएगा। यही है एप्सिलॉन लेवल स्पेशल एबिलिटी। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सर्च लाइट ने अंधेरा चीर दिया। गैरिजन कमांडर आ गए। वो थे ज़ेन युआनजी, ज़ोंग यू। यंग गार्ड्स के चेहरे पर उम्मीद आ गई। उनके लिए एप्सिलॉन मतलब भगवान जैसा। लॉर्ड ज़ोंग यू आ गए। अब केओस को सबक मिलेगा। हेलीकॉप्टर का डोर खुला। ज़ोंग यू ने नीचे अबिस में देखा, भारी सांस ली। वो ज़ैंग यी की रियल स्ट्रेंथ देख चुका था। सीधा फाइट करे तो जीत मुश्किल, ड्रॉ बेस्ट आउटकम होता। पर ये उसका टेरिटरी था। अगर एक्शन नहीं लेता तो ड्यूटी फेल होती। वो सीधा नीचे कूद गया। नीचे ज़ैंग यी मैसिव ओर के ब्लॉक्स डायमेंशन गेट में खींच रहा था, हर पीस मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। उसने महसूस किया कोई आ रहा है। शेंगजिंग ने ज़ेन युआनजी भेजा है, राइट? उसने ऊपर देखा। ज़ोंग यू येलो सुपरनैचुरल पावर में घिरा हुआ नीचे उतर रहा था। रॉक वॉल उसके फुटहोल्ड बन रहे थे। होटू शेंगजिंग नहीं छोड़ सकती। क्षितिगर्भा उसकी प्रोटेक्शन करेगा, इसलिए सिर्फ ज़ोंग यू आ सकता था। ज़ैंग यी रुक गया। फाइट? एक सिंपल शब्द। ज़ोंग यू के भौं गहरे हो गए। हंडन बात करके सॉल्व करते हैं। हम दोनों हुआशू के पिलर्स हैं। इतना बड़ा इशू क्यों? ज़ैंग यी हल्का सा हंसा। क्या तुम शेंगजिंग रिप्रेजेंट करते हो? ज़ोंग यू चुप। वो ऑफिशियली नहीं कर सकता था। तो फाइट या लीव? ज़ैंग यू ने हाथ क्रैक किया। गार्डियन हो, फाइट तो करनी पड़ेगी। ज़ोंग यू ने सांस छोड़ी। जरूरी है क्या? उसने हाथ फैलाया। पाम में एक ह्यूज एनर्जी स्फेयर कंडेंस होने लगा। मैं भी शेंगजिंग का फाउंडेशन हूं। मेरे पीछे पूरे रीजन के रिसोर्सेज हैं। तुम लोन वुल्फ हो। ज़ैंग यू ने शांत मुस्कुराकर कहा। हाफ ईयर पहले हम ऑलमोस्ट सेम थे। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ अराउंड 17,500 पॉइंट्स होगी। ज़ोंग यू हल्का सा प्राउड हुआ। करेक्ट, 17,500। ज़ैंग यी ने 2 उंगलियां उठाईं। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में टाइम और स्पेस का हल्का सा फ्लो दिखा। मैं सीरियसली केयर नहीं करता। अगला ही पल ज़ोंग यू का चेहरा अचानक बदल गया। ज़ैंग यी ने ज़ेन युआनजी ज़ोंग यूए को देखकर कोई बकवास नहीं की।
आजकल जिसका फिस्ट बढ़ा उसी की बात सच। इसलिए उसने पहला मूव लिया। 2 उंगलियों के बीच वॉइड की पावर कंडेंस हुई। सिंपल, प्योर, वायलेंट अटैक। स्टार कैनन। नाम कैनन, पर जब छूटा तो बस एक पतली सी ब्लैक लाइन थी। एक पल, और वो लाइन सीधा ज़ेन युआनजी के प्राउड डिफेंस गार्डिंग द 8 डायरेक्शंस को छेद कर निकल गई। जोंग युए ने नीचे देखा। उसका ह्यूज सुपरनैचुरल बॉडी चेस्ट के बीच से सीधा पियर्स हो चुका था, फ्रंट से बैक तक। उसने सोचा था कम से कम ज़ैंग यी को रोक लेगा, डिफेंसिव एट्रीब्यूट पर कॉन्फिडेंस था। पर एक मूव, बस एक मूव ने बता दिया गैप कितना बड़ा है, जैसे स्नाइपर राइफल लकड़ी को छेद दे। ज़ैंग यी ने हाथ नीचे कर लिया। जोंग युए हवा में हिल गया, लेफ्ट हैंड से चेस्ट पकड़ा, चेहरे पर कड़वी सी स्माइल। थैंक यू। अटैक राइट चेस्ट से गुजरा था, लंग अवॉइड किया, वार्निंग थी। अगर मरना होता तो यही काफी था। ज़ैंग यी शांत बोला, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट, यहां जो होगा उसका ब्लेम तुम पर नहीं आएगा, जाओ। जोंग युए ने कुछ बोलना चाहा पर चुप रहा। ये स्ट्रेंथ का वर्ल्ड है, जो हार गया वो चुप। उसने लॉन्ग मिंग गार्ड्स को ऑर्डर दिया, सब लोग रिट्रीट करो, यहां रुकने का मतलब अननेसेसरी कैजुअलिटी। उसने हेलीकॉप्टर पकड़ा और निकल गया। जाते वक्त किन चिगोंग को कॉल किया, डेलिबरेटली अपना खूनी चेस्ट दिखाया। किंशवाय, मैं केओस को रोक नहीं सका, वो अब बहुत स्ट्रांग है। 2 हल्की खांसी भी डाली। किन चिगोंग का चेहरा और भी सफेद हो गया। मुझे पता है, गलती तुम्हारी नहीं। हाफ ईयर में इतना ग्रो? उसने सिर्फ एक और इंसान में ये देखा था, हो तू। पर हो तू को पूरे शेंगजिंग के रिसोर्सेज मिले थे। ज़ैंग यी तो लोन वुल्फ है। किन शिगोंग के दिमाग में सिर्फ एक शब्द, रिग्रेट। जोंग युए ने पूछा, किनशवाय, हमने आखिर किया क्या था उसके साथ? वो जानता था ज़ैंग यी बेकार कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। किन शिगोंग ने लंबी सांस ली। गलती बस इतनी, मैंने उसकी स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट की। थ्योरी में वो गलत नहीं था, अनस्टेबल फैक्टर को कर्ब करना उसका राइट था। पर लॉटरी जैसा चांस हुआ और वो हार गया। अब पछताने का फायदा नहीं। इधर ज़ैंग यी ने वुयू वैली ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया, पर वो एक्सट्रीम नहीं हुआ। जो विजिबल वेन्स थीं सब ले लीं, जो डीप बरीड थीं या हार्ड कॉर्नर्स में थीं छोड़ दी। रिलेशन तोड़ना नहीं था, सिर्फ दर्द देना था। फिर वो शेलोंग सिटी भी गया, वेयरहाउस का पूरा स्टॉक भी गाओ तानवू के गाइड से लूट लिया। जोंग युए रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। हजारों आर्म्ड सोल्जर्स बस देखते रहे। ज़ैंग यी ने सब ले लिया, फिर मुड़कर मुस्कुराया, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। सोल्जर्स ने गन्स सीधा उस पर पॉइंट करने की हिम्मत नहीं की, एम्बैरेस्ड खड़े रहे। ज़ैंग यी ने हाथ पॉकेट में डाले, आज के लिए इतना काफी है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। मैसेज पास कर दो, जिसने मुझे अटैक किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेंगजिंग डेंजरस जगह है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर मैं स्पेस बेस्ड एलियन हूं, ट्रैवल मेरे लिए ईजी है। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। अगर शेंगजिंग का कोई बंदा सिटी से बाहर निकले तो दुआ करे मुझसे न टकराए। ये सब लाइव ट्रांसमिट हो रहा था। शेंगजिंग में किन चिगॉन और सीनियर ऑफिशियल्स सब देख रहे थे। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से वो नहीं डरते थे, पर ज़ैंग यी ने कब कहा कि वो हेड ऑन फाइट करेगा? शेंगजिंग में हो तू और क्षिति गर्भा के अलावा कौन सेफ है?